हाय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने कल बीए पार्ट 1 इतिहास विषय के छात्रों के लिए वीडियो बनाया था और उसमें हमने ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम उत्तर वैदिक पीरियड की बात करेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर इतिहास प्रतिष्ठा और साथ ही सब्सिडरी के छात्रों के लिए होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के सोर्सेस। किस किस सोर्सेस के ज़रिए हमें उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। तो सोर्सेस पे ध्यान देंगे। ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में जिस प्रकार से ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती थी, उसके बाद जो 3 वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है और उसमें से जो 3 वेद बचे हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। उत्तर वैदिक काल के जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोगों ने वहाँ भी देखा था कि कैसे ऋग्वैदिक पीरियड्स में आर्यंस आए और उन्होंने एक जोग्राफी, एक भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण किया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या वो सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित रह गए या फिर उससे आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में और समाज के साथ साथ राज्यतंत्र कैसे विकसित हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो बात करने की इस कड़ी में अब हम शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक पीरियड का। हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास का मतलब होता है निरंतरता और परिवर्तन को एक विस्तृत दृष्टि से देखना। अर्थात हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन लिमिट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स इतिहास कंटिन्यूटी एंड चेंज का भी स्टडी करता है, अर्थात कौन कौन सी चीज़ें निरंतर बरकरार रहीं या निरंतरता में रहीं और क्या रप्चर हो गया, कौन कौन सी चीज़ें छूट गई, इस पर भी हम ध्यान देंगे। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड के निर्माता कौन कौन थे। वही आर्यंस, ऋग्वैदिक आर्यंस, जो एक समय में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए, वही लेटर वैदिक पीरियड्स में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनका जो भौगोलिक एरिया है वो थोड़ा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम देखते हैं, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो उन्हीं नियम, सिद्धांत, सामाजिक ढांचा की निरंतरता हमको उत्तर वैदिक पीरियड में दिखाई देती है। साथ ही साथ कुछ नए नियम कानून भी बनाए जाते हैं और जो ऋग्वैदिक जीवन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, अर्थात उसमें कुछ सुधार किया जाता है। अब वो सुधार क्यों होता है, कैसे होता है, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड एक का टाइम अगर पूछा जाए तो 1000 BC से 600 BC रखा गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1000 BC आते आते समाप्त हो चुका था और ऋग्वैदिक पीरियड के अंतिम कालखंड में ऐसा लगता था कि आर्यजन लोहे से परिचित हो गए थे, क्योंकि श्यामयस की जानकारी हमको ऋग्वैदिक ग्रंथ के अंतिम कालखंड में उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है उनमें श्यामयस का बहुत भरपूर वर्णन या प्रचुर मात्रा में वर्णन दिखाई देता है। इसका मतलब था कि ऋग्वेद के अंतिम कालखंड आते आते वो श्यामयस अर्थात लोहे से परिचित हो चुके थे। अब जो सबसे बड़ा चेंज आया वो क्या था? वो चेंज था उनके होमलैंड से और भी अंदर आने का, अर्थात आर्यावर्त के अंदर आने का। अब उनका होमलैंड उस समय सप्त सैंधव प्रदेश था और they shifted their homeland from Saptasandhav Pradesh to inner part of the आर्यवर्ता। क्यों? आखिर वो सप्तसैंधव प्रदेश को छोड़कर आर्यावर्त के भीतरी भागों में क्यों
आने लगे। ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है, या इस प्रश्न को भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जब ऋग्वैदिक पीरियड में पढ़ा रहा था, ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, तो उस समय हमने बताया था कि कुल ग्राम 20 और जन का प्रतिनिधि राजन होता था, और ये जो जन है वो उस समय की सबसे ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे बड़ी इकाई है जन। तो एक जब बहुत सारे जन हो जाते हैं तो जनों का एक जुड़ाव देखने को मिलता है। जनों का जुड़ाव होने से वो एक बड़ी यूनिट के रूप में ऑर्गेनाइज होते जाते हैं। जैसे कृवि और तुवरसु मिलके पांचाल क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं, भरत और पुरु मिलकर पुरु क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से कौशल का निर्माण हो जाता है, विदेह का निर्माण हो जाता है। तो जो छोटे छोटे जन थे, कबीलाई जन थे, वो बड़े बड़े जनपदों के रूप में उनका विकास हो जाता है। और इस जनों के जुड़ाव के कारण दे शिफ्टेड दियर होमलैंड फ्रॉम सबसैंडर टू इनर पार्ट ऑफ द आर्यावर्त फॉर गेटिंग प्रेस्टीज एंड पावर। ठीक है, तो पावर और प्रेस्टीज और साथ साथ सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक अस्थायीपन के लिए भी कहीं ना कहीं वो वहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करके वो कहाँ पहुँचते हैं? शिफ्ट करके पहुँचते हैं गंगा और यमुना का जो लैंड है, गंगा और यमुना से जो संबंधित भूमि है, गंगा यमुना दोयाब भी बोल सकते हैं, गंगा यमुना का जो मैदान है, मैदान भी बोल सकते हैं, उन क्षेत्रों में जाके वो बस जाते हैं और उन क्षेत्रों तक उनका विस्तार होता है। इस विस्तार के कारण ये लैंड बहुत फर्टाइल है। गंगा और यमुना से जो निर्मित लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। और हम देख रहे हैं कि आयरन टूल से वो परिचित हो, आयरन टूल से अर्थात लोहे के औजारों से परिचित हो जाते हैं। और इस आयरन टूल्स के कारण ये कहाँ पहुँच जाते हैं? गंगा और यमुना दोयाब में। और गंगा यमुना दोयाब में पहुँचने के कारण आयरन टूल्स एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में भी विदेह माधव की कथा है, कथा का वर्णन है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, अर्थात जो जंगल की भूमि थी उसको कृषि भूमि में तब्दील कर दिया। और इस कृषि भूमि में तब्दील होने के कारण उनके समाज में एक अस्थाईपन आया, और समाज में अस्थाईपन आने के कारण जो कबीलाई राजन हुआ करता था वो रिप्लेस हो जाता है सम्राट, स्वराट, एकराट तथा भोज के जरिए। अर्थात कुछ नए टाइटल्स हमको उत्तर वैदिक पीरियड में देखने को मिलते हैं। अब उत्तर वैदिक पीरियड में इन नए टाइटल्स के आने से क्या होता है, या आयरन टूल से जो प्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है? क्योंकि एक तरफ आयरन टूल्स एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फर्टाइल लैंड, और ये दोनों मिलकर जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरप्लस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि में अतिरिक्त भूमि और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन, और इस अतिरिक्त उत्पादन पर कंट्रोल करने के लिए ये देखें राजन, एकराट, स्वराट, भोज और सम्राट ये आपस में लड़ते हैं अर्थात अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए, क्योंकि बिकॉज दे ऑल आर द पावर्स, और ये आपस में स्ट्रगल करते हैं फॉर द सुपरमेसी किस पे? सरप्लस प्रोडक्शन पे। सरप्लस प्रोडक्शन एक रीजन था, दूसरा रीजन हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ दियर ज्योग्राफिकल एरिया, या अपने भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के रूप में, विस्तार के लिए। तो ये दोनों कार्य करने के लिए ये आपस में लड़ते हैं, और लड़ने के साथ साथ उनके अंदर स्ट्रगल की एक परंपरा, स्ट्रगल का एक ट्रेडिशन शुरू होता है। और स्ट्रगल के ट्रेडिशन से यज्ञ अर्थात यज्ञ सेक्रीफाइसेस, यज्ञ जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में प्रत्येक घर में किया जाता था, वो वर्शिप का माध्यम बन जाता है, या राजा अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को, अपने राजनीतिक वर्चस्व को, अपने क्षेत्र की सॉवरेनिटी को स्थापित करने के लिए यज्ञों को करने लगता है, जिसे अचानक से हमको लेटर वैदिक पीरियड आते आते एक इंक्रीमेंट दिखाई देता है यज्ञ सेक्रीफाइसेस में, अर्थात यज्ञों की वृद्धि में।
अब आयरन टूल्स के आने से क्या हुआ, आयरन टूल से मिलिट्री इक्विपमेंट्स तैयार होने लगे, अर्थात सैन्य साजो सामान तैयार होने लगा। साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर में उससे मदद मिली और छोटे छोटे शहरों का उदय भी होने लगा। या लास्ट आते आते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हम देखेंगे कि वो महाजनपद के रूप में और बहुत बड़े बड़े शहरों का भी निर्माण हो चुका है। अब देख रहे हैं कि सुपरमेसी की जो लड़ाई है उससे क्या निकला, प्रभुत्व की लड़ाई से क्या क्या निकला। तो प्रभुत्व की लड़ाई कैसे होगी, उसके लिए एक राजनीतिक ढांचा की जरूरत है और साथ में यज्ञों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। तो यज्ञ क्यों अचानक से बढ़ोतरी हो गई ये हमने डिस्कस किया। अब यज्ञ के द्वारा ईश्वर को संतुष्ट किया जा सकता था, ऐसी मान्यता लेटर वैदिक पीरियड में बन गई, लेकिन ऐसा ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं था, क्योंकि यज्ञ कोई भी एक आम आदमी भी प्रत्येक घर का प्रत्येक आदमी भी कर सकता था और ईश्वर से अपने संवाद स्थापित कर सकता था, ऐसी मान्यता थी। अब यह याज्ञिक अनुष्ठान पावर और प्रेस्टीज अर्थात शक्ति और प्रतिष्ठा से जुड़ गया। ठीक है, एक तरफ तो ये हुआ और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक ढांचा, यज्ञों के होने से एक राजनीतिक ढांचा का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक रत्न हविषी संस्कार का वर्णन मिलता है और इस रत्न हविषी संस्कार में यह भी यज्ञिक अनुष्ठान का एक हिस्सा था, राजस्वीय यज्ञ का हिस्सा था। और उसमें ऐसी प्रक्रिया है कि जो भी रत्निन थे, रत्निन का मतलब था जो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में हिस्सा लेते थे, उनको उनके घर पे खुद राजा को जाना पड़ता था और राजा कुछ रिचुअल्स करता था, कुछ कर्मकांड करता था, जैसे आहुति की रिचुअल्स कर सकता था, बलि की रिचुअल्स कर सकता था। इस रिचुअल्स में इन सभी का सहयोग या इन सभी से एक प्रकार से आज्ञा लेने के लिए खुद राजा इनके घर में जाता था। तो वो कौन कौन से लोग थे, अब हमने उसको भी डिस्कस करने का प्रयास किया है कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी क्या थी, उनका नाम क्या था और फिर उनको क्या क्या वर्क असाइन था। तो ध्यान से देखें, वाग्दूत को कर संग्रह करता अर्थात कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का काम वाग्दूत पे हुआ करता था। सूत जो है वो रथ का संचालन करता है, जो रथ को चलाते हैं। उसके बाद अक्षवाप है, जुए का अधिकारी है। फिर सन्निधाता खजांची है। गोविकर्तन शतरंज में राजा का सहयोगी है। पालागल दरबार से संबंधित अधिकारी है। तक्षण बढ़ई पुरोहित, ध्यान से देखेंगे, ब्राह्मण या विदूषक या राजा को सलाह देने वाला एक धार्मिक यूनिट है। सेनानी सेनापति को कहा जाता था। ग्रामीणी ग्राम का नेतृत्व करता था। ग्रामीणी एक ऐसा पोस्ट था, एक ऐसा पद था जो कंटिन्यू करता है फ्रॉम द ऋग्वेदिक टाइम्स। ठीक है, तो एक ऋग्वेदिक एंटाइटी के रूप में ग्रामीणी हमको दिखाई देता है। अब चूंकि वाग्दूत कर संग्रह करता था, तो कौन कौन से कर वो संग्रहित करता था? 3 प्रकार के कर लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक शुल्क होता था, दूसरा भाग होता था एंड तीसरा बलि होता था। बलि से हम परिचित हैं क्योंकि बलि ऋग्वैदिक पीरियड में भी था और ये कंटिन्यू करता है लेटर वैदिक पीरियड में। बलि का अर्थ था राजा को दिया जाने वाला गिफ्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दियर कैटल्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दियर हेल्थ, तो वेल्थ, जो संपत्ति की रक्षा के लिए राजा को दिया जाता था। अब भाग भूमि पर कर लिया जाता था और शुल्क भी एक प्रकार का भूमि से जुड़ा हुआ ही कर था। ठीक, अब यज्ञ, तो यज्ञ में हम देखेंगे कौन कौन सा यज्ञ वो लोग करते थे। तो यज्ञ में अग्निहोत्र, राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध। अग्निहोत्र प्रत्येक व्यक्ति कर सकता था और यह भी हिस्सा था संतति, अपने संतानोत्पत्ति के लिए भी कर सकता था, अपने घर में भी कर सकता था, जरूरी नहीं था कि ये हर दिन भी किया जा सकता था। राजसूय अपने सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए, और कॉन्सेक्रेशन ऑफ द किंग एक त्योहार होता है राजा के राज्यारोहण के समय, उस समय भी राजसूय किया जाता था। वाजपेय पावर और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए अर्थात शक्ति और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राजनीतिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाजपेय में रथ दौड़ की परंपरा थी।
और ऋग्वैदिक पीरियड में जो रद्दौड़ हुआ करता था उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते महिलाएं रद्दौड़ का हिस्सा, वाजपेयी के रद्दौड़ का हिस्सा नहीं बनेगी। अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस, अश्वमेधा, आप पॉलिटिकल पावर में, राजनीतिक शक्ति में आप यदि सर्वोच्च हैं तो यू कैन डू अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। अब ये रहे कुछ राज्यतंत्र से जुड़ी हुई बातें। जो राज्यतंत्र का विकास ऋग्वैदिक पीरियड में हमको नहीं दिखता है, एक कबीलाई स्ट्रक्चर ही हमको दिखता है, कबीलाई ढांचा हमको दिखता है, वो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाता है। एक स्पष्ट एक स्पष्ट डायग्राम हमको कहीं ना कहीं दिखने लगता है कि कैसा राज्य का या राज्यतंत्र का कैसा स्ट्रक्चर होगा। अब हम बात करते हैं सोशल कंडीशन की। सोशल कंडीशन अर्थात सामाजिक स्थिति लेटर वैदिक पीरियड में कैसी थी, इसको हमने बनाया है 3 प्रकार से समझाने की कोशिश मैं करूंगा। पहला, एक ही सिस्टम से समझाऊंगा, वर्णाश्रम पुरुषार्थ पद्धति से। वर्ण आश्रम पुरुषार्थ पद्धति से। वर्ण क्या है? वर्ण 4 प्रकार के होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या क्या अंतर आया और क्या कंटिन्यू करता है उसको हमको देखना है, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि बताने का कि क्या इनके फंक्शन थे। ब्राह्मण के बारे में पुरुष सूक्त में जैसा कि वर्णन था उसमें हमने बताया था कि शिक्षा दीक्षा का कार्य था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम अब क्या हो जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है कि यज्ञ का महत्व बढ़ चुका है टू गेन पावर एंड प्रेस्टीज। प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति के लिए याज्ञिक अनुष्ठान किया जा रहा है, तो इस याज्ञिक अनुष्ठान में भी ब्राह्मणों की बहुत मुख्य भूमिका है, और साथ ही जो दान मिल रहा है क्षत्रिय के द्वारा वो मिल रहा है किसको? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है एंड ब्राह्मण्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रक्चर या इन द सोशल स्ट्रक्चर। जो सामाजिक ढांचा है उसमें सर्वाधिक ऊपर ब्राह्मण चले गए। उसके बाद क्षत्रिय ध्यान दीजिएगा, जब मैं ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि कैटल्स वीआर द मेन सोर्स ऑफ द वेल्थ, अर्थात जो कैटल्स होते थे, पशु होते थे, वो धन का मुख्य साधन थे, और संपत्ति की गणना भी पशुओं की गणना के आधार पर की जाती थी कि किसके पास कितने पशु हैं, और उसमें गाय को एक इम्पॉर्टेंट मीडियम माना जाता था फॉर सोर्स ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे क्षत्रिय जो है वो क्या हो जाता है? गोपति उस समय कहा जाता था राजन को। गोपति अर्थात सभी वेल्थ, सभी सोर्सेस ऑफ वेल्थ का मालिक कौन है? गोपति अर्थात राजन है। अब वो गोपति ट्रांसफर हो जाता है पावर भूपति के रूप में, अर्थात क्षत्रिय कैसा पावर इंजॉय करने लगते हैं तो गोपति से वो भूपति हो जाते हैं, और यहाँ पे लैंड बिकेम द मेन सोर्स ऑफ द वेल्थ। तो गोपति से भूपति तक का ट्रांसफर देखने को मिलता है। वैश्य ऋग्वैदिक पीरियड में ध्यान देंगे कि वैश्य क्या थे, तो वैश्य मेनली एंटाइटी थे रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एंड अदर ऑक्यूपेशन लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ऑल। बट इन लास्ट फेजेस ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड के अंतिम काल में जो शूद्र जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उसी कारण से वैश्य एग्रीकल्चर को मोस्टली लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ के वो ट्रेड एंड कॉमर्स में अपना हाथ आजमाने लगते हैं। अब जो मेन चेंज आया वो तो इन सभी के स्ट्रक्चर में आ चुका था जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो वो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो मेन चेंज आया वो चेंज था कास्ट सिस्टम में, क्लास सिस्टम में, अर्थात वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से वर्ण के पर आधारित थी, अर्थात ऑक्यूपेशन या व्यवसाय पर आधारित थी। लेकिन लेटर पीरियड में ऐसा लगता है कि ये वर्ण व्यवस्था ट्रांसफॉर्म इनटू कास्ट सिस्टम, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी वो अब जाति पर आधारित हो जाती है, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो जाता है। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी होने के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये कास्ट खुद कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कास्ट के साथ साथ सब कास्ट भी इमर्ज हो जाता है, और कास्ट सिस्टम जब डेवलप होता है तो वो जो क्लास सिस्टम ऑक्यूपेशन बेस्ड था वो पूरी तरह से जन्म आधारित हो जाता है, अर्थात जन्म के आधार पर कास्ट का डिटर्मिनेशन होने लगता है।
और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक जो ढांचा है, उसमें कास्ट सिस्टम की नींव पड़ जाती है। अब आते हैं आश्रम सिस्टम में। आश्रम सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य को 25 साल तक, गृहस्थ 25 से 50 साल, वानप्रस्थ को 50 से 75 साल रखा गया और संन्यास को 75 से 100 सालों के बीच रखा गया। अर्थात किसी भी मानव के लाइफ स्पैन को, पूरे जीवन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया और प्रत्येक को 25 का यूनिट बना के बांट दिया गया। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में क्या मुख्य काम होता था? ब्रह्मचर्य में मुख्य काम होता था लर्निंग, अर्थात ऐसे स्किल्स को सीखना, ऐसे नॉलेज को गेन करना जिससे आप अपनी जिंदगी को चला सके, आगे बढ़ा सके। फिर उसके बाद गृहस्थ। ऐसा माना जाता था लेटर वैदिक पीरियड में कि स्पिरिचुअल नॉलेज नॉट ओनली कम्स थ्रू द लीव द हाउसेस, अर्थात इसका मतलब ये था कि आप सिर्फ घर छोड़ने के बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि घर में रह के गृहस्थ पद्धति में रहकर भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चेंज। उसके बाद हम गृहस्थ की बात कर रहे थे कि गृहस्थ को ऐसा माना गया लेटर वैदिक पीरियड में कि गृहस्थ के जरिए भी आप स्पिरिचुअल अटेनमेंट कर सकते हैं या स्पिरिचुअल नॉलेज आपको प्राप्त हो सकता है। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखेंगे बौद्धों के पीरियड में भी ये कंटिन्यू करता है। तो लेटर वैदिक पीरियड का ये जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में है। एंटिल टुडे अभी भी गृहस्थ पीरियड को सबसे बेहतर पीरियड माना जाता है कि गृहस्थ में रहकर भी आप चाहें तो स्पिरिचुअल अटेनमेंट या आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वानप्रस्थ 50 से 75 का एज को वानप्रस्थ की संज्ञा दी गई और इस पीरियड में देखेंगे कि पिता अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्व था उसको अपने पुत्र को ट्रांसफर करके पिता घर से बाहर कहीं दूर चला जाता था या घर में रहकर ही एक प्रकार से इमोशनल डिटैच हो जाता था, इमोशनली डिटैच होने की कोशिश करता था। तो वो वानप्रस्थ पीरियड था। वन की तरफ गमन करना इसका अर्थ बताया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं था कि पिता वन की तरफ ही चला जाए, बल्कि अपने ही परिवार का हिस्सा होते हुए भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ट्रांसफर करता था अपने सन को। ये ज़्यादा सही वानप्रस्थ के बारे में व्याख्या हो सकती है। फिर संन्यास देखेंगे 75 से 100, अपने आप को जानने की कोशिश करना, टू नो अबाउट द सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, मैंने आज तक क्या किया, मैंने आज तक कौन सी गलती की। और उसके बाद वो सन्यासी का वेश पकड़कर उसका काम ही हो जाता था कि जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, जो भी उसने अपने लाइफ से अटेंड किया है, जो अपने जिंदगी से उसने अटेंड किया है, उसको वो लेकर समाज के लोगों तक पहुंचाए और उस अपने एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज के आधार पर वो समाज को कुछ दार्शनिक पक्षों से, कुछ समाज को अपने सामाजिक पक्षों से अवगत कराए और बताए कि समाज कैसा हो सकता है, समाज की अच्छाई के लिए कि कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या उसके जिंदगी के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो एक पूर्ण सन्यासी बनकर शिक्षा दीक्षा देने का काम या एक प्रकार से अपने आप को जानने का काम, अपने आप को जानकर ये लोगों को बताने का कार्य सन्यासी का हो जाता था। और माना जाता था कि सन्यास प्राप्त करने के बाद या सन्यास के पीरियड में आते आते कोई भी प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब ये आश्रम हर एक जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ 4, जिस तरीके से 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे, उसी प्रकार से पुरुषार्थ भी 4 थे। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना जाता है। धर्म क्या है? धर्म का मतलब आज का धर्म नहीं है। धर्म का मतलब था राइटियस वे ऑफ लिविंग, अर्थात आप कैसे जीते हैं, सही तरीके से जीना, सही सोशल कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए थे, सामाजिक मानदंड थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अर्थात सदाचार से जीना, किसी दूसरे का संपत्ति न हरण कर लेना। तो उसके साथ आपको जीने की जो प्रवृत्ति विकसित करनी थी और उसी तरीके से जीना था। गलत तरीके से जीना लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरह से वर्जित था। फिर उसके बाद अर्थ
धन या संपत्ति अर्जन भी करना है तो वो अर्जन करने का तरीका आपका पूरी तरह से सही हो, अर्थात दूसरे की संपत्ति, दूसरे की पत्नी को आप अपनी पत्नी या दूसरे की संपत्ति को आप अपनी संपत्ति नहीं कह सकते थे। अर्थ इस मामले में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स फुल्ली सेटिस्फाइड विद द या फुलफिल विद द अर्थ, अर्थात जो भी आपके भावनात्मक इच्छा है या भौतिक इच्छा है या पेट के लिए ही आपको कुछ करना है तो वो अर्थोपार्जन में आता था और अर्थ की सहायता से ही आप अपने पेट की भी पूजा कर सकते थे, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आपके पेट में भोजन नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की बात नहीं कर सकते हैं और धर्म की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो अर्थ को बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना गया है और अर्थ में भी एक राइटियस मीन्स के साथ अर्थ का एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद काम, अपने इच्छा की पूर्ति करिए, अपने इमोशंस की पूर्ति करिए, लेकिन पूर्ति करने का जो मीन्स होगा, जो साधन होगा वो सही होना चाहिए। उसके बाद मोक्ष, स्व को जानना और पूरी तरह से स्पिरिचुअल फ्रीडम हो जाए, अपने आप को आप जान लें और इसी को कहा गया सैल्वेशन, अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है उससे आप मुक्ति पा जाइए। इतना धर्म, अर्थ और काम को इतनी सही तरीके से, इतने राइटियस वे के साथ करिए कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आता है। मटेरियल कल्चर ऋग्वैदिक पीरियड में हमको दिखाई देता है, भगवान की जो भी संकल्पनाएं वहां पर थी, लेकिन आत्मा पे बहुत ज्यादा बात नहीं होता है, आत्मा और परमात्मा जैसे विषयों पे बात नहीं होता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते हम देखेंगे कि उपनिषदों, ब्राह्मणास में ये बातें एकदम क्लियर खुल के होने लगती हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कौन सी शक्ति हमें नियंत्रित कर रही है और कैसे नियंत्रित कर रही है। अब हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति पे। तो महिलाओं की स्थिति पे क्या अंतर आया, मैरिज सिस्टम ध्यान देंगे। 8 काइंड ऑफ मैरिज इंट्रोड्यूस हो चुका है, 8 प्रकार का विवाह, जिसमें ब्रह्म, आज, प्रजापति, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, असुर और देव विवाह बहुत फेमस थे। 8 के 8 विवाह का वर्णन मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में। ब्रह्म विवाह को माना गया कि ब्रह्म विवाह वो विवाह है जो दोनों की अनुमति से हो। फिर आर्ष विवाह में एक जोड़ी ऋषि को एक जोड़ी बैल प्रदान करना पड़ता था और ऋषि विवाह एक प्रकार से आर्ष विवाह की ऋषि के साथ किसी भी स्त्री का विवाह हो। फिर उसके बाद गंधर्व विवाह पे बात करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज या एक दूसरे से प्रेम विवाह, प्रेम के आधार पे जो विवाह हो। राक्षस विवाह, सोई हुई है उसको लेके भाग जाना, राक्षस विवाह था, या आपसे युद्ध करके आपकी पत्नी का हरण कर लेना, राक्षस विवाह, असुर विवाह और दैत्य विवाह। अभी जो होता है ज्यादातर मैरिज वो देव विवाह और ब्रह्म विवाह, देवताओं का विवाह या देवताओं की तरह विवाह जो होता है उसको देव विवाह कहा जाता है। अभी ब्रह्म विवाह और देव विवाह दोनों हिंदू मैरिज सिस्टम में अभी भी देखेंगे, अभी भी कंटिन्यू करते हैं और इसी के आधार पे आज भी शादियां होती हैं। जो एक इंपॉर्टेंट चेंज आया आप देखेंगे, कुलक, उस समय कुल का जो मुखिया था वो डिसअपियर हो जाता है, अर्थात वो लुप्त होने लगता है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, अर्थात पारिवारिक संयुक्त परिवार की प्रणाली डेवलप हो जाती है और ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिरता या सोशल स्टेबिलिटी सोसाइटी में आ जाता है। फिर वीमेंस के साथ क्या हुआ, ह्यूमन्स लॉस्ट देयर हाई एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंड प्रोहिबिटेड टू ज्वाइन द सभा एंड समिति एंड विदत। एक और असेंबली यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है लेटर वैदिक पीरियड में। सभा और समिति का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। विदत विद्वानों की सभा थी, लेकिन अब यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो जाता है। महिलाएं अपना जो रिस्पेक्ट था, उनका जो स्टैंडर्ड पोजीशन था वैदिक पीरियड में, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट कर जाती हैं। उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा दीक्षा लेने का जो संस्कार होता है उससे भी महिलाएं लेटर वैदिक पीरियड में उनको वंचित कर दिया जाता है, डिप्राइव हो जाती हैं।
हम देखेंगे डाउरी सिस्टम कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होता हुआ प्रतीत होता है लेटर वैदिक सिस्टम में। जो वस्तु होता था अब वो फोर्सफुल हो जाता है और डिजायर पे ही सिर्फ निर्भर नहीं करता कि आप अपनी बेटी को क्या देंगे, और बहुत सारे ऐसे वर्णन मिलते हैं जहां ये दिखाया गया है कि लड़की या पुत्री का पैदा होना अनडिजायरेबल माना जाने लगा, अवांछित माना जाने लगा, और पुत्र को कहीं ना कहीं एक मुक्ति का कारण माना जाने लगा। तो पुत्र और पुत्री में जो वैदिक पीरियड में अंतर नहीं था, वो अंतर आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई देगा, और पुत्री को एक सोर्स ऑफ माइजरी के रूप में देखा जाने लगेगा। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लेटर वैदिक पीरियड में आता है। जैसा कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो कंटिन्यूटी है उसको भी हमने बताने की कोशिश की, जो चेंज हुआ, जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। जो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा लेटर वैदिक पीरियड का, उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें कंटिन्यू कर रही हैं और क्या चीजें पूरी तरह से परिवर्तित हो जा रही हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूटी एंड चेंज का ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।